चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जब हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, तो उसमें से 562 जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो इंडिया में ज्वाइन हो गई इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन करके। देन नेक्स्ट 3 स्टेट्स में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो फर्स्ट थी हैदराबाद, सेकंड जम्मू कश्मीर और थर्ड थी जूनागढ़। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेशन ऑफ हैदराबाद। इससे जो पुराने टॉपिक्स है पिछले वाले वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। तो आज हमारा टॉपिक है सेशन ऑफ हैदराबाद। ये टॉपिक आपको 4 मार्क्स का आता है, ये लॉन्ग आंसर में नहीं आता। ठीक है, ये टॉपिक आपको आता है 4 मार्क्स का। ठीक है, अब हैदराबाद की अगर हम बात करें उस टाइम पे तो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी ये, और बहुत सारे जो पार्ट्स थे पुराने हैदराबाद के। आपको पता है कि जब इंडिया आजाद हुआ उसके बाद 565 प्रिंसली स्टेट्स और देन उनको यूनाइट करके हमारी 18 स्टेटें बन जाती हैं, मतलब 18 स्टेट्स जो हैं वो बन जाती हैं। तो तभी गलत ही हुआ ना, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब ये इकट्ठे थे। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, ये सब इकट्ठे थे। अब सभी को अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज वाले लोगों को इकट्ठे कर दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो देन उनको क्या किया हमने, फिर रीऑर्गेनाइज किया। तो रीऑर्गेनाइज करने के लिए जो मैंने नेहरू की अप्रोच में पढ़ाया था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। ठीक है, अब वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर आप उसकी डेप्थ में जाके शब्दों को ही समझोगे तो भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए प्रॉपर एक कमीशन बनाया गया। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज द टास्क ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या है। तो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना, क्योंकि सभी को इकट्ठा कर दिया ना, तो अब हमने देखा प्रॉब्लम कहां कहां आ रही है, तो उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया, फिर उनकी बाउंड्रियों की बाउंड्री चेंज की, बहुत सारी चेंजेस जो लाई, तो 1953 में प्रॉपर इसके लिए एक कमीशन बना। ठीक है, अब अगर हम पुराने हैदराबाद की बात करते हैं तो पुराने हैदराबाद में कौन कौन सी प्लेसेस जो थे जहां पे मतलब वो अलग स्टेट्स बन गई हैं आज के टाइम पे, तो वो था महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। और इवन की आंध्र प्रदेश में से एक और स्टेट निकल गई है आज के टाइम पे जो भाषा लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही निकली, तेलंगाना। क्लियर, तो वही वो कह रहे हैं कि लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट हैदराबाद जो था वो पुराना एक सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, और जो सम पार्ट्स ऑफ ओल्ड हैदराबाद स्टेट्स आर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। और जो फर्स्ट स्टेट थी इंडिया में लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी, जब हमने रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को पढ़ना है, आपने लास्ट में जब इस टॉपिक में आप पहुंचोगे तो बहुत सारी स्टेट्स जो है अलग अलग हुई हैं। मैक्सिमम स्टेट्स जो अलग हुई हैं ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इंडिया की फर्स्ट स्टेट जो मतलब कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग हुई वो थी आंध्र प्रदेश, और लास्ट भी तेलंगाना इसी में से निकली है। आप इसमें एक पर्सनैलिटी को पढ़ोगे, प्रॉपर आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पोटी श्रीरामुलु, ये साउथ का नाम है, थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठा था और फिर उसकी लास्ट में डेथ हो गई थी, और फिर नेहरू इलेक्शन भी आने वाली थी 52 में, तो आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सारे इकट्ठे थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो रूल कर रहा था, जैसे जम्मू कश्मीर में रूल उस टाइम पे कौन कर रहा था, महाराजा हरि सिंह, वैसे ही यहाँ पे निजाम। अब ये निजाम कौन था, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जस्ट लाइक अंबानी, जस्ट लाइक इलॉन मस्क, ऐसे ही उस टाइम पे ये बड़ा अमीर था। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये चाहता था, ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन, सो निजाम वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। क्लियर, देखो जितने भी अमीर राजे थे ना वो नहीं चाहते थे कि हम किसी के अंडर रहें, किसी के साथ रहें। वो चाहते थे कि ठीक है हमने अलग रहना है, हमें इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए, हमें ना इंडिया में जाना है ना हमें पाकिस्तान में जाना है। क्लियर, अब क्या हुआ कि ये इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता है, सो दैट्स व्हाई ये क्या कर लेता है, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। कभी कभी आपको इसी पे शॉर्ट आंसर आ जाता है कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था, और जो ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है ये हुआ नवंबर 1947 में, नवंबर 1947 में। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये है कि जैसा है वैसे ही रहने दो, ना इंडिया में जाना है ना पाकिस्तान में जाना है, सोच विचार करके बाद में सोचेंगे।
ठीक है। तो एक साल के लिए हैदराबाद ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था। देखो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता। और हैदराबाद अगर आप देखोगे साउथ में नीचे है, तो पाकिस्तान यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर मतलब यहाँ पे कैसे जाना है? ना एयरफोर्स, मतलब ना बाय एयर आप आ सकते हो, ना बाय रोड, ना बाय नेवी। तो उड़ के भी नहीं आ सकते हो। तो फिर जब टेरिटरी का कोई मैच ही नहीं खा रहा है, तो यहाँ पे पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? क्योंकि हैदराबाद में आपको पता है कि पाकिस्तान बना था उन प्लेसेस पे जहां मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो बना पाकिस्तान। वो दो ही स्टेट्स में ज्यादा थी, एक थी पंजाब में, तो आधा पंजाब जो पाकिस्तान है, वेस्ट वाला प्रोविंस, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा बंगाल, बंगाल का जो 1905 में विभाजन हो गया था, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। फिर देन बाद में वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, 1971 में क्या बन जाता है? बांग्लादेश। तो और कहीं किसी जगह पे पाकिस्तान जैसी कोई अलग कंट्री बनी? नहीं बनी, क्योंकि मैक्सिमम जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो यही जगह पे रहती थी। हैदराबाद में भी मैक्सिमम, आज भी अगर आप लखनऊ वगैरह जाते हो तो वहां पे आपको मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगी ज्यादा, ठीक है। हैदराबाद में भी। पर कोई सोर्स ही नहीं है, पाकिस्तान वहां पहुंच ही नहीं सकता है, तो फिर उसको उनको तो इंडिया के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना चाहते थे, वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस के साथ रहना चाहते थे। सो दैट्स वाई उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया नवंबर 1947 में। लेकिन अभी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कितने टाइम के लिए हुआ था? एक साल के लिए। तो उसी समय के बीच में क्या होता है कि जो वहां के किसान थे, जो वहां के बच्चे और जो औरतें थी, इनके साथ जो निजाम था वो बहुत एक मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन बड़ी ज्यादा करता था, ठीक है। तो वो परेशान थे उससे, वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और स्पेशली तेलंगाना रीजन, याद रखना कि सबसे पहले तेलंगाना की एक जर्नी रही है प्रॉपर, पहले ये प्रॉपर इसमें निजाम के अंडर रहा है ये, ठीक है। जब हम हैदराबाद की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हैदराबाद इंडिया में ज्वाइन होने से पहले हम पढ़ रहे हैं, तो तेलंगाना का जिक्र यहाँ पे हो रहा है। बाद में आंध्र प्रदेश अलग स्टेट बनती है, फिर वो आंध्र प्रदेश ही अलग हो गया, ठीक है। तो स्पेशली जो तेलंगाना रीजन की औरतें थी, वहां के किसान थे, वो परेशान थे। सो दैट्स व्हाई दे रोज अगेंस्ट ऑपरेसिव रूल ऑफ निजाम। और वो इसके मतलब कि ऑपरेसिव रूल होता है कि जो जो प्रेशराइज किया जाता है जहां पे लोगों को, तो ऐसे मतलब कि ऑपरेसिव रूल के खिलाफ ये लोग खड़े हो जाते हैं। मतलब वहां के लोग ही उसके खिलाफ हो गए ना, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब कहीं जब ये लोग के खिलाफ हो गए, तो इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा वहां पे मौका मिल गया कि अब हम वहां पे इंटरफेयर कर सकते हैं। पहले तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, तो वहां पे कुछ वो कर नहीं सकते थे। लेकिन अब वहां पे ही अगर नॉन वायलेंट तरीके से सिस्टम चल रहा है, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को तो करना ही था। नेहरू जी तो बड़े वो थे, मतलब क्या बोलते हैं उनको, सोशलिस्ट लीडर थे, साथ में बड़े रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स, दुनिया की नजर में अच्छी छवि को लेकर चलना है। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल मस्त थे। नेहरू तेरे को नहीं पता है, ठीक है। वो ऐसे बोलते, नेहरू तू रुक जा मैं आता हूँ, तो करके 2 मिनट में वो काम आ जाते थे, ठीक है। बड़े विजनरी लीडर थे वो। उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन वो थोड़े से अभी जस्ट नया नया एक नेशन बना है, और उसी टाइम पे अगर एक ओल्ड पर्सन, एक थोड़ा सा एज्ड पर्सन अगर हम प्रधानमंत्री बना देते और उनकी डेथ हो गई जल्दी, फिर तो डेथ हो गई, फिर देश फिर से उलझ गया। तो हमें एक यंग चाहिए था, ताकि क्योंकि आपने देखा कि नेहरू 64 तक कॉन्टिन्यूसली रहे, तो देश को संभालने वाला एक चलाने वाला चाहिए था। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं हमने बनाया, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना जो रोल निभाया, सो दैट्स व्हाई दैट पर्सनालिटी वाज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो यहाँ पे ये लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और फिर जो हैदराबाद कांग्रेस थी और कम्युनिस्ट लोग थे वहां के, वो उस टाइम पे मूवमेंट के बिल्कुल फोर फ्रंट पे खड़े थे। कौन लीड कर रहा था? यही लोग थे, वो कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस, ये बिल्कुल फोर फ्रंट पे थे। और फिर जो ये निजाम की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, जो अपनी उसकी फौज थी, जिसका नाम रजाकार था। अब आपको पूछ लिया जाता है रजाकार कौन था रजाकार? रजाकर्स, दे वर द पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ निजाम। निजाम कौन था? हैदराबाद का रूलर, ठीक है। ये हैदराबाद का कौन था? रूलर। कौन? निजाम। और रजाकार कौन था? ये वहां की फोर्सेस थी, वहां की फौज थी, ठीक है। तो इनको बोल के उसने क्या किया, मतलब कि बोला कि तुम लोग इन कॉमन पीपल्स को, कॉमन मासिस को संभालो।
तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन की, इन्होंने लोगों को मारा, एक मियान द वर्ड मैंने लिखवाया, मतलब उनके हाथ पांव तोड़ दिए, औरतों के रेप कर दिए, मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसे तबाही मचाई वहां पे। जब ऐसी सिचुएशन वहां पे क्रिएट कर दी, तो देन फिर कौन गया बचाने? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की तो वो वाले आप उसको अप्रोच को याद करो, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला नैनो तू बैठ अभी दिल्ली में ही, तो मैं जाता हूँ। लाठी उठाई उन्होंने, ठीक है, फोर्सेस उठाई इंडियन आर्मी, और हैदराबाद में जाके थोड़े ही दिनों में, विद इन फ्यू डेज, पूरा सिस्टम सेट करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन करवा के हैदराबाद, चलो जी कहाँ आ गया? इंडिया में। अब निजाम अमीर था, वो चला गया यूनाइटेड नेशन में, कहता हूँ कि इंडिया वालों ने जबरदस्ती हमें ज्वाइन करवा दिया, केस कर गया, ठीक है, तो कंप्लेन कर दी ना इंडिया के खिलाफ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि कुछ नहीं हुआ था, मैं कोई आर्मी लेके नहीं गया था वहां पे, मैंने पुलिस ली थी वहां पे, क्योंकि वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, अपना पर्सनल मसला था। तो वो ऐसे हमने क्या किया कि वो मसला सुलझा दिया, क्योंकि लोग आपस में लड़ रहे थे, तो पुलिस का होना वहां पे जरूरी था, कुछ नहीं हुआ। तो सिस्टम ज्यादा उछला ही नहीं, फिर निजाम की चली नहीं। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि निजाम ने सरेंडर कर दिया कहाँ पे? इंडिया को। और वो जो हैदराबाद है वो पार्ट बन जाता है इंडिया का। और याद रखना कि अब इतनी सारी स्टेट्स थी, देखो इतना बड़ा एरिया था, प्रॉपर ये एरिया पूरा मतलब कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पे क्यों नहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई? यहाँ पे ही क्यों प्रोटेस्ट, यहाँ पे ही क्यों हर चीज हो रही थी? क्योंकि जो हैदराबाद सिटी है वो एपी सेंटर था, बिल्कुल मध्य में था वो, ठीक है। जो चीज मध्य में होती है सारे वहां वहां से आके इकट्ठे मिलके वहीं तो होता, सिस्टम चलता है ना वहां पे। तो हैदराबाद बिल्कुल एपी सेंटर था। और फाइनली जो है आपको एमसीक्यू आ जाएगा, याद रखना कि 17 सितंबर 1948 को जो हैदराबाद है वो इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओगे कि कौन सा आर्टिकल है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि जब हमने किसी स्टेट को ज्वाइन करवाना है, ज्वाइन तो पहले से होगी, हमने मतलब प्रॉपर किसी स्टेट को उसकी बाउंड्री को चेंज करना है, किसी बाउंड्री का नाम चेंज करना है, ठीक है। तो कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंडर हम एक स्टेट की बाउंड्री, एक स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक स्टेट में चेंजेस ला सकते हैं, उसका नाम चेंज करना है, ऐसी सब चीजें कर सकते हैं, वो कौन सा आर्टिकल है? ठीक है।